हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया, रिविजन करते हैं। हम समझ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। हम इस चैप्टर में मतलब हमारा एम क्या है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज हम समझ चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड देन हमने स्टडी करे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे। तो उस सीरीज में हमें समझ में आया था हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए, जैसे कि हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस चाहिए जो डीएनए को कट करेंगे एट स्पेसिफिक पोजीशन। हमें डीएनए लाइगेज चाहिए जो डीएनए को ज्वाइन करेगा। देन हमको क्या चाहिए, हमको क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए, वेक्टर द गाड़ी जिसके ऊपर बैठ के पीस ऑफ डीएनए फॉरेन डीएनए ट्रैवल करेगा। एंड लास्टली हमको चाहिए कंपीटेंट होस्ट। इतनी चीजें हैं जो हमको रिक्वायर्ड है फॉर सिंथेसाइजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आज से पार्ट नंबर 5 से जो हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम वो प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। तो अब हम ना टूल्स पढ़ रहे हैं, ना हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बल्कि अब आज से इस वीडियो से हम प्रॉपर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो व्हाट आर द स्टेप्स, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती हैं तब जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो लेट्स बिगिन विद इट। पहले ही मैं समझा दे रही हूँ, मेरे लिए इतनी 6 या 7 प्रोसेसेस को एक वीडियो में कंपाइल करना पॉसिबल नहीं है, और जबकि इनमें से कुछ प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं। तो मैंने इसलिए इन्हें सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस को पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में, देन हम थर्ड प्रोसेस जो पीसीआर होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड द रिमेनिंग प्रोसेसेस इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब प्रोसेसेस देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको वही अपना एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा होता है, ये प्लाज्मिड और इससे जुड़ा हुआ ये आपका डीएनए। तो दिस इज बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो पहले आपको ये जो रेड वाला पीस है स्पेसिफिक, ये आप रेड वाला पीस जो देख पा रहे हो, आपको इस पीस को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको ये जो रेड कलर का फॉरेन डीएनए है, रेड कलर का जो फॉरेन डीएनए है, आपको इस फॉरेन डीएनए को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस फॉरेन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले हमें जो हमारे डिजायर्ड, जो हमारा जीन है, हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। सपोज मुझे पता है ये क्रोमोसोम नंबर 12 है और क्रोमोसोम नंबर 12 पे मेरी डिजायर्ड जीन लाई करती है, तो मैं क्रोमोसोम नंबर 12 के सेगमेंट ऑफ डीएनए को पूरा एक्सट्रैक्ट करूंगी, तब जाके मुझे वो मेरी डिजायर्ड जीन मिलेगी। The first step is isolation of genetic material, that is DNA. Now what is second step? Cutting of DNA at specific location. अब सपोज मैंने ये इतना बड़ा, इतना गंदा सा तो नहीं, पर मैंने ये इतना बड़ा डीएनए एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया है। ये इतना बड़ा डीएनए मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, लेकिन जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली ऑन दिस सेक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि मुझे सिर्फ इतने सेगमेंट को यहाँ से कट करके निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ से इसको ऐसे 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 करके कट करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आई हैव टू कट दैट स्पेसिफिक विच आई हैव एक्सट्रैक्टेड द डीएनए इन द फर्स्ट स्टेप। इन सेकेंड स्टेप आई हैव टू कट दैट डीएनए। और आपको पता है डीएनए को जब हम कट करते हैं तो हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, वी यूज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करेंगे और हम इस डीएनए को कट करेंगे। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब यहाँ से ये जो जीन थी, डिजायर्ड जीन, सपोज किसकी थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। किसकी जीन है ये जो हमने यहाँ से निकाली है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है। अब हमने तो सिर्फ एक जीन, ओनली सिंगल जीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करी है, सिंगल। लेकिन क्या आपका एक सिंगल जीन से काम बन जाएगा, नो।
यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल कॉपी ऑफ दैट जीन, बिकॉज आप अभी तो यही श्योर नहीं हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको एक्सेप्ट करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट बनेगा, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाएगा. तो यू आर नॉट श्योर वेदर दिस जीन वुड बी टेकन अप बाय द बैक्टीरिया और नॉट. तो इसीलिए आपको इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ये जो आपकी चॉइस की जीन है, मैं इसको लिख दे रही हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको करवाना पड़ेगा एम्प्लीफाई. इसका आपको करवाना पड़ेगा एम्प्लीफिकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लीफिकेशन? एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग है टू इंक्रीज, है ना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. और उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं PCR. फुल फॉर्म इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. समझ में आ गई बात? तो आपने क्या किया, पहले जेनेटिक मटेरियल DNA निकाला, सेकेंड स्टेप में DNA को पीसेस में कट किया, देन आपने क्या करा, आपने PCR के प्रोसेस को यूज करके उस जीन को एम्प्लीफाई किया. देन क्या हुआ, चलो अब आगे चलते हैं. फिर अब क्या और होगा, नाउ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल. तो एम्प्लीफिकेशन हुआ, PCR करवाया आपने, रिकॉम्बिनेंट DNA आपने उसको फिर वहाँ पे DNA लाइगेज का एक्शन कराया. DNA लाइगेज का एक्शन करवा के जो आपका वेक्टर था वेक्टर पे उसको लिंक कर दिया. ठीक है, ये लिंक हो गया, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गई. नाउ अब ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA यहाँ पे क्रिएट हो गया है, रिकॉम्बिनेंट DNA, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंसर्ट दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल. इसको होस्ट सेल में इंसर्ट करना पड़ेगा. और इसके लिए भी आपने कई सारे मेथड्स सीखे हैं. व्हाट इज द कॉम्पिटेंट होस्ट? तो आपको एक कॉम्पिटेंट होस्ट में रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. अब आपने सपोज बैक्टीरिया के अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया था और ये जीन बैक्टीरिया की सेल में आ गई और ये इंसुलिन बनाने की जीन है. आपको बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाना था. तो अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको इंसुलिन मिलेगा. तो यू हैव टू ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट प्रोडक्ट. अभी आपने बैक्टीरिया को यूज करा होगा या वायरसेस को यूज करा होगा वैक्सीन्स बनाने के लिए. तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म अब क्या कहलाने लगेगा, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म. लास्टली मेंशन है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस. अब इंसुलिन आपने बैक्टीरिया से निकाला, अब बैक्टीरिया से निकाल के डायरेक्ट इंसुलिन किसी को, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको हम लगा देते हैं. तो नो, ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्टली. सबसे पहले इंसुलिन आएगा, मार्केट में आएगा, फिर मार्केट में आने से पहले उसकी होगी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से आप क्या समझना है, उस पर पहले टेस्ट किए जाएंगे कि इफ वेदर इट इज सेफ और नॉट. साथ ही साथ में उसकी एक्सपायरी डेट उस पर मेंशन की जाएगी, ये कितने टाइम तक ठीक है, यूज़ करने लायक है. और फिर क्या किया जाएगा, फिर उसको मार्केट करने के लिए उसे स्मॉल बॉटल्स में पैक किया जाएगा. तब जाके वो मार्केट में आपके पास अवेलेबल हो पाएगा. तो बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करने तक के बाद आप तक अवेलेबल होने में भी उसको कई सारी प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है. एंड दैट प्रोसेसेस आर रेफर्ड टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. समझ में आया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो बिना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के कोई भी क्लिनिकल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है. उसको एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरिया से, वायरस से, किसी भी फंगस से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसे एक्सट्रैक्ट किया. सबसे पहले उस पर टेस्टिंग की जाती है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट उसकी स्टडी की जाती है, उसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करने जाते, तब जाके वो मार्केट में आपके पास अवेलेबल होता है. तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर रेफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस. क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? चलो, तो अब हमें ईच ऑफ दिस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और द DNA. किस तरीके से हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं ये हम देख लेते हैं. सबसे पहले क्या भाई कहाँ प्रेजेंट होता है, इतना तो शायद सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है. ये होता है हमारा सेल के अंदर होता है हमारा, इतना बड़ा नहीं, सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है DNA, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है ना, यहीं प्रेजेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. अब आपको यहाँ इस स्पेसिफिक सेल से आपका डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल निकालना है. क्या करोगे भाई आप, treat bacterial cell of plant or animal tissue with enzyme like lysozyme,
सेल्यूलेस, काइटिनेज एटसेट्रा। देखो 2 अप्रोचेस होती हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए। क्या 2 अप्रोचेस होती हैं? जैसे आपको फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आने की क्या अप्रोच है? पहली अप्रोच तो ये है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा। आप सपोज अपनी क्लास में कंसिस्टेंटली 4th आते हो, 4th आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली 4th आ रहे हो, आप आ ही नहीं पा रहे हो फर्स्ट, तो अब 2 अप्रोचेस फर्स्ट आने की ये है, या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, जो किसी ने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ो और अल्टीमेटली आप फर्स्ट आओगे। और या तो सेकेंड अप्रोच जो थोड़ी सी ईवल अप्रोच है ना। क्या है वो ईवल अप्रोच? वो ईवल अप्रोच ये है कि जो और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स हैं, आप उनको उड़ा दो, आप उन्हें। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपटीशन में ही नहीं रहे तो आपका फर्स्ट आना तो मतलब बिल्कुल ऐसे ऑब्वियस हो गया। कितने गलत सोचते हो रे, कितने गंदे लोग हो तुम, छी छी छी, है ना भैया। ऐसे नहीं करना, पढ़ाई लिखाई करके टॉप मारो। मारा पीटी क्यों करना है, किसी की जान वान क्यों लेनी है, किसी को मारना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे यही करेंगे। आपके पास डीएनए निकालने की 2 अप्रोच क्या थी? पहली चीज़ तो ये कि सेल में और भी तो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे भी कुछ है, सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्स में। अब आपके पास पहली अप्रोच तो ये थी, आप डायरेक्टली जाके डीएनए को ऐसे करके निकाल लो, किसी को कुछ भी सेल के और चीज़ों को कोई दिक्कत होती ही नहीं। लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या करा, जो सेल के और दूसरे कॉम्पोनेंट्स थे हमने उनको मार दिया। हमने उनको क्या किया? मार दिया। अब जो सेल के और दूसरे कंपोनेंट्स को मार दिया तो अल्टीमेटली कौन बचा? अल्टीमेटली कंपटीशन में कौन बचा था? आप बचे थे। जब आपने और चीज़ों को ख़त्म कर दिया तो सिर्फ बचोगे आप, और आप बचोगे एंड यू विल बी द बेस्ट, ओनली बेस्ट पर्सन आप ही हो। वही होता है ना कि रेस में अकेले भागे हो तो फर्स्ट तो आओगे, अगर रेस में 4 5 6 7 8 लोगों के साथ भागते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता ना, लेकिन अकेले भागे हो तो फर्स्ट ही आओगे। बस वही चक्कर है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो और दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ सेल थे हमने उनको मार दिया। अब आप कैसे मारोगे? चाकू से, खंजर से, एंजाइम से, या फिर ऐसे किसी से भी? तो करेक्ट आंसर इज एंजाइम से। चाकू खंजर से नहीं मरेंगे। तो जैसे कि अगर हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म करना है तो हम यूज करेंगे लाइसोजाइम। क्या यूज करेंगे? लाइसोजाइम। अगर हमें प्लांट्स की सेल वॉल को खत्म करना है तो हम यूज करेंगे सेल्यूलेज एंजाइम। सिमिलरली अगर हमें फंगस की सेल वॉल को खत्म करना है तो हम यूज करेंगे काइटिनेज एंजाइम। तो जो भी वहाँ पे सेल वॉल है हम उस स्पेसिफिक एंजाइम को वहाँ पे डालेंगे, जिस एंजाइम के एक्शन से, जैसे अगर काइटिन की सेल वॉल है फंगस की तो काइटिनेज डालने पे काइटिन की सेल वॉल खत्म हो जाएगी, डीएनए वहाँ पे फ्री हो जाएगा। सिमिलरली बात करें अगर हम प्लांट सेल की तो उसमें जैसे ही सेल्यूलेज डालेंगे तो सेल्यूलोज की सेल वॉल वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और ये हमारा डीएनए अगेन फ्री, मतलब डीएनए नहीं, अगेन हमारा न्यूक्लियस फ्री हो जाएगा और फिर उससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए? नंबर 1 वेरियस एंजाइम्स यूज करते हैं बैक्टीरिया या प्लांट सेल को या एनिमल टिश्यू को सॉरी वेरियस एंजाइम्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल है तो वी विल ट्रीट इट विथ लाइसोजाइम, अगर प्लांट सेल है तो वी विल ट्रीट इट विथ सेल्यूलोज, एंड अगर फंगस है तो वी विल ट्रीट इट विथ काइटिनेज। इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एटसेट्रा। नाउ the cell is broken releasing DNA and the other macromolecules that is RNA, protein, polysaccharides and lipid। अब क्या होगा भाई? सेल जो होगा वो टूटेगी, ऑब्वियसली सेल वॉल तोड़ दी तो अब कुछ भी साइटोप्लाज्म में प्रॉपर बाउंडेड रह ही नहीं गया, सेल पूरी तरीके से ब्रेक हो गई है। अब उसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड सब कुछ इधर उधर हो गए हैं, सब कुछ बाहर आ चुका है। अब क्या? सब कुछ बाहर आ गया तो अब क्या करें? अब ये करेंगे बाकी सबको मार दो ताकि हमें हमारी मतलब की चीज मिल जाए। RNA is removed by treating it with ribonuclease। RNA को खत्म करा ribonuclease यूज करके। Proteins are removed by using it with treating it with protease। Then other molecules are removed by appropriate treatment। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनके लिए क्या यूज कर लिया होगा? उनके लिए कोई सा कार्बोक्सिलेज टाइप का एंजाइम यूज कर लिया होगा। तो जो भी और दूसरे सब्सटेंसेस थे आपने सबसे पहले क्या करा? उसमें डाला सेल वॉल को तोड़ने के लिए एंजाइम। जब सेल वॉल टूट गई तो पूरा मटेरियल बाहर आ चुका है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ बाहर आ चुका है। अब आपने डीएनएस छोड़ के, क्योंकि डीएनएस डाल दे तो डीएनएस तो डीएनए को ही खत्म कर देता ना, हमें डीएनए थोड़ी खत्म करना है। डीएनएस को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सारे एंजाइम्स डाल दिए, जैसे कि आरएनएस और प्रोटीएज, कार्बोक्सिलेज, जिसके कारण क्या हुआ? डीएनए को छोड़ के बाकी सारे जो सब्सटेंसेस थे सेल से बाहर निकले थे जो, वो सारे सब्सटेंसेस खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब क्या होगा? खत्म हो गए तो अब सिर्फ बचा है हमारे पास डीएनए। आपने तीनों टॉपर्स को मार दिया, अब सिर्फ बचे हो आप, और अब आपको टॉप पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब एग्जाम होंगे, आप एग्जाम दोगे और आप फर्स्ट आ जाओगे।
बस अब डीएनए बचा था, लेकिन हमें यहाँ पे डीएनए को भी निकालने के लिए लास्ट में एकदम एंड प्रोसीजर पे ऐड करना पड़ता है चिल्ड इथेनॉल। क्या ऐड करना पड़ता है हमें? चिल्ड इथेनॉल। ठंडी ठंडी दारू ऐड करनी पड़ती है हमें, तब जाके डीएनए के धागे जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब दे जस्ट गेट सेपरेटेड। तो क्या 3 स्टेप्स आपको याद रखनी है फॉर आइसोलेटिंग डीएनए। सबसे पहले क्या करा आपने? सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम डाला। अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डाला, आपने प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज डाला, और फंगस है तो आपने काइटिनेज डाला। देन क्या होगा? सेल वॉल ब्रेक हो गई, सारे कंटेंट सेल से बाहर लीक आउट हो गए, और अब आपने डीएनए को छोड़ के बाकी सबको मार दिया। तो आपने और दूसरे एंजाइम्स यूज करे, जैसे कि आरएनएस, प्रोटीएस, कार्बोक्सिलेज, बाकी चीजें भी खत्म हो गई। अब सिर्फ बचा डीएनए। टू एक्सट्रैक्ट दैट डीएनए, उस डीएनए को निकालने के लिए आपने एकदम एंड स्टेप पे ऐड करना है चिल्ड इथेनॉल, ठंडी दारू। हमने तो ऐसे याद किया था, क्या ऐड करना है? ठंडी दारू। जैसे ही किसी पे ठंडी दारू डालोगे, कोई अगर लेटा भी पड़ा हुआ होगा वो जग जाएगा। आहा, क्या बात है ना? तो बस जैसे ही उस पर ठंडी दारू डाली, सारे के सारे डीएनए प्योरीफाइड हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए, एंड they just precipitates out as fine threads, DNA in the form of threads, because क्या है भाई, DNA जो है वो threads के फॉर्म में जो है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में है। तो बस they just precipitate as thread and they are separated out by the process of spooling, by the process of spooling। यहाँ लिखा हुआ है SPOOLING, स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? एक रॉड टाइप की होती है, एनसीईआरटी में डायग्राम जो है यहाँ एक लूप टाइप की आपको दिख रही होगी। इस लूप को चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद उसमें इंसर्ट करते हैं, तो सारे क्रोमैटिन थ्रेड्स इस लूप के ऊपर ऐसे करके चिपक कर ऊपर आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो डीएनए मिल गया आपको, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था, हमको जो चाहिए था वो हमको फाइनली मिल चुका है। अब क्या करेंगे भाई? सेकेंड स्टेप में अब आज फर्स्ट स्टेप हो गई ना। फर्स्ट स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट। कैसे हमने डीएनए निकाला समझ आ गया, चलो बढ़िया हो गया काम। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। पढ़ क्या रहे बे? पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यही मत भूल जाना, ठीक है? बड़ा जुकाम है यार, चलो कोई नहीं, हम है करेंगे आपके लिए, बिल्कुल करेंगे। तो हाँ, अब सेकेंड स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए को कट करना है हमें अब एट स्पेसिफिक लोकेशन। क्यों कर रहे हैं भैया कट? क्या दिक्कत आ गई? सीधे सीधे धागे निकाले थे, उसी को यूज कर लेते। सीधे सीधे धागे जो आपने निकाले हैं, द क्रोमैटिन फाइबर्स, उसमें अभी आपको नहीं पता वेयर इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपके मतलब की जीन अभी कहाँ पर है, यू डोंट नो। तो अब जितना भी डीएनए आपने निकाला है उस सब को पीसेस में तोड़ो। जब आप उसे पीसेस में तोड़ोगे, उसके बाद उनमें से इतने सारे पीसेस जो बनेंगे, उनमें से किसी एक पीस में प्रेजेंट होगी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे अब सेकेंड स्टेप में? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। प्योरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपको पता है कि अगर आपको डीएनए को कट करना है तो आपको कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा? यू हैव टू पुट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एज अ रिजल्ट डीएनए डाइजेस्ट। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, अब क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते से ही डीएनए जो होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। नाउ अब बहुत सारे पार्ट्स जनरेट हो गए। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे मैम चलो ठीक है, आप इतनी बोल रही हो तो आपकी बात मान लेते हैं कि जितना भी डीएनए निकाला उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले सेकेंड स्टेप में, अब बहुत सारे पीसेस क्रिएट हो गए डीएनए के, चलो मान लिया। लेकिन हम इतने सारे पीसेस में से हमारे मतलब वाला पीस कैसे ढूंढेंगे? बताइए। पजल्स खेलते थे ना, पजल्स, पहले पजल्स का एक पीस प्रॉपर पुट करना पड़ता था। अब वो पजल का ऐसे ढेर लगा हुआ है, मैं बोल रही हूँ इतना सारा एकदम बिल्कुल ढेर लगा हुआ है पजल के पीसेस का, और यहाँ पे पूरी पजल का बस आपको एक स्पेसिफिक पीस ढूंढ रहे हो आप। अब उतने बड़े ढेर में से आप वो पीस कैसे ढूंढोगे? बस वही चक्कर है कि डीएनए के तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जनरेट हो गए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। अब इन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में से आप अपने चॉइस ऑफ जीन कैसे ढूंढोगे? तो इसको हम करते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जैसे वही जो ढेर लगा है पजल्स के पीसेस का, आप उनको पूरा फैला लोगे, और जब आप उनको पूरा फैला लोगे तो उसमें से आपको अपने मतलब का पीस दिख जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो इतने सारे डीएनए के पीसेस जनरेट हुए इन दिस प्रोसेस, हम उन सारे पीसेस को सेग्रीगेट कर लेंगे।
वो सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और ये करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, समझ में आया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। करते क्यों है भैया, भूल तो नहीं गए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी जाती है किस लिए, टू सेग्रीगेट द वेरियस डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट आर जनरेटेड आफ्टर द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने के बाद जो इतने सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए हम यूज करते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा पूरा नाम क्या है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो प्लेट होती है उसमें आपको जो ग्रे कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ अ जेल विच इज नोन एज एगारोस जेल। अब आप क्या करोगे, इस प्लेट में यहाँ पे वेल्स होते हैं, वेल्स। इन वेल्स में आप अपने मतलब जो पीसेस ऑफ डीएनए है आप उनको पुट कर दोगे, इन सब में इंसर्ट कर दोगे। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है। क्या की अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। डीएनए कैसा चार्ज होता है, डीएनए चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज। आपने यहाँ पे वेल्स में जो डाला वो है नेगेटिवली चार्ज डीएनए। अब क्या होगा, यहाँ पे जनरेट हो जाता है कैथोड, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपने नेगेटिवली चार्ज डीएनए यहाँ पे डाला और फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज डीएनए इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कारण कैथोड और एनोड जनरेट हो गए हैं, एक ऑपोजिट पोटेंशियल वाले दो पोल्स जनरेट हो गए हैं। अब जैसे ही आपने वहां इलेक्ट्रिसिटी डाली, पूरा नेगेटिवली चार्ज डीएनए रश करना चाहेगा टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आप मोटे हो तो आप नहीं भाग पाओगे, बड़े से मोटे से हो तो आप नहीं भाग पाओगे। जैसे मैं तो नहीं भाग पाती भाई, मैं इतनी बड़ी सी मोटी सी हूँ कि मेरे से भागते ही नहीं बनता है। मैं ज़रा सा भागूंगी मैं हाफ जाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा भागूंगी और फिर मैं वहीं रुक जाऊंगी। लेकिन अगर कोई दुबला पतला सा है, आपने देखा होगा कोई दुबला पतला छोटा सा है, वो दुबला पतला तो सनसनाते हुए भगते चले जाता है आगे, जू जू हवा, उसको तो हवा ही उड़ा लेती है, उसे मेहनत कहाँ करनी पड़ती। हमें तो हवा के रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाते हैं। तो बस यही चीज़ यहाँ होती है। जो बड़े पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं, बड़े, बताओ वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे कि पास में रह जाएंगे, तो बस आप समझ गए हो, जो बड़े पीस ऑफ डीएनए हैं वो यहाँ इस वेल्स के पास में ही रह जाते हैं। अगर डायग्राम देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो बड़े बड़े पीसेस हैं वो इन वेल्स के पास में ही रह जाते हैं, और जो स्मॉल पीसेस हैं वो यहाँ इस जेल पे दूर पे आपको मिलते हैं। तो ये स्मॉल पीसेस मिलेंगे और यहाँ आपको लार्ज पीसेस मिलेंगे। ये जो पूरा अफेक्ट होता है जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सीविंग इफेक्ट। छन गए ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल यहाँ रह गए और छोटे छोटे यहाँ पे आ गए। अब पूरे मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। अब आप उसमें एक डाई डालोगे, डाई डालने के बाद आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखने लगेंगे, ऑरेंज कलर के बैंड्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे और उसमें से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। समझ में आ गई, इजी प्रोसेस है। चलो पढ़ते पढ़ते एक बार और समझ लेंगे, अभी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया था। देखो देखते हैं क्या होता है। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. मतलब बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू गेट द वेरियस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो किसका रिजल्ट थे, फ्रेगमेंट्स बने क्यों, ड्यू टू एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करता तो ये फ्रेगमेंट्स जनरेट ही नहीं होते, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम करा, फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए। अब हम उन्हें सेपरेट करें बाय अ प्रोसेस नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और प्रॉपर बोलो तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद करने का ये फायदा है कि आपको फिर जेल का नाम अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, आपको वही समझ में आ रहा है कि मीडियम क्या है, मीडियम में प्रेजेंट है एगारोस। नाउ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा चार्ज होता है, डीएनए पे हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज, सो इट मूव्स टूवर्ड्स द एनोड। डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा कहाँ, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ वो मूव करेगा, है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है ना। इतना तो, इतनी बेसिक फिजिक्स तो सबको आती है यार, है ना, अब इतनी नहीं हो रही। तो डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ रश करेगा। नाउ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यही समझाया ना मैंने, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स उस पूरे प्लेट पे सेपरेट होते हैं, वो किस तरह से सेपरेट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जिसका बड़ा साइज
वो यहाँ पास में रह जाएगा वेल्स के पास में, और जिसका छोटा साइज वो यहाँ से दूर चला जाएगा थ्रू सीविंग इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट ऑफ एगारोस जेल। और ये एगारोस जेल जो होता है एक सीवीड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट मूव फार्दर। ऑब्वियसली बात है, आप तो इसी से याद रखो भाई, जो मोटा सा है बड़ा सा है वो नहीं भाग पाएगा ज़्यादा, जो छोटा सा है पतला दुबला सा है वो तेज़ भागते हुए चला जाएगा। आप किसी बच्चे से रेस लगाओ, बच्चे तेज़ दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं बच्चे, वो ठीक है छोटे छोटे से रहते हैं, सनसनाते हुए भाग जाते हैं हवा के साथ। और आप बड़े से मोटे से हो गए, आप नहीं भाग पाओगे। बस वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, सीविंग इफेक्ट। क्या बोल रहे हो आप इसको? सीविंग इफेक्ट, बिकॉज डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के बेसिस पे वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद अ वेक्टर डीएनए ऑल्सो। तो ये तो हमने किसके साथ किया? जो हमारा फॉरेन डीएनए हमने चाहिए, हमने उसके साथ तो किया ही क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिमिलर प्रोसेसेस हमने रिपीट करी विद द वेक्टर डीएनए। किसके साथ रिपीट करी हमने? विद द वेक्टर डीएनए। ओके, चलो ठीक है, अब क्लियर हो गया। दोनों के साथ में वेक्टर डीएनए और हमारा फॉरेन डीएनए दोनों के साथ में हमने सिमिलर प्रोसेसेस करी। Now, DNA fragments can be seen as bright orange color bands when they are stained with ethidium bromide and exposed to UV radiations. तो भाई अब क्या हो रहा है? अब DNA जो है इतना कोई कलरफुल थोड़ी है, रंग बिरंगा कि तुम्हें ऑरेंज कलर का दिखेगा, नहीं दिखेगा। तुमको डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल हो, तुम देख पाओ कि वहाँ पे सीविंग इफेक्ट हुआ है कि नहीं, तो वी हैव टू ऐड अ डाई। वहाँ पे हमें एक डाई ऐड करनी पड़ती है, द ऑरेंज कलर डाई विच इज नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। तो हम क्या करते हैं? प्रोसेस हुई, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ही क्या होगा? सीविंग इफेक्ट होगा। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर तक रश कर गए, जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट हैं वो पास में रह गए। अब फ्रेगमेंट्स तो सेपरेट हो गए, लेकिन आपको उनको देखने के लिए, टू मेक देम विजिबल, कि आपको वो दिखें, उसके लिए वहाँ पे आपको एक डाई ऐड करनी पड़ती है जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। कौन सी डाई? इथीडियम ब्रोमाइड। एंड इथीडियम ब्रोमाइड डालने के बाद थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर देना पड़ता है टू यूवी रेडिएशन। तो इथीडियम ब्रोमाइड डाई डाली और उसके बाद में उसको थोड़ी देर में धूप के नीचे रख दिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के नीचे रख दिया। अब क्या होगा भाई? इतना करने के बाद आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स अपीयर होंगे ऑन द एगारोस जेल। DNA bands are cut from the agarose gel. This is called illusion. अब जो ऑरेंज कलर के बैंड्स अपीयर हुए उन्हें क्या करेंगे? उनको आप एगारोस जेल के पे कट कर लोगे, उन्हें निकाल लोगे। ये जो पीस ऑफ डीएनए निकालने की जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इल्यूशन। तो इल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द एगारोस जेल। या तो सीधे बोल दो, एगारोस जेल में वो जो इतने दूर दूर तक भाग गए ना, यहाँ मोटे यहाँ वहाँ छोटे, उनको निकालने का जो प्रोसेस होता है एगारोस जेल में से, वो कहलाता है इल्यूशन। क्या कहलाता है? इल्यूशन। The cutout gene of interest from source DNA and cut vector are mixed and ligase is added. It created recombinant DNA. अब भाई आपको फॉरेन डीएनए चाप था, उसको भी आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया, बैंड्स मिल गए, निकाल लिया। जो वेक्टर डीएनए था उसको भी आपने कराया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके भी पीसेस हो गए होंगे, उसको भी निकाल लिया। अब क्या करा आपने? वो वेक्टर डीएनए को डाला, साथ में जो आपके मतलब की जीन है जो आपको इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में मिल गई है, उस वेक्टर को और वो आपकी चॉइस ऑफ जीन को आपने एक साथ ऐड किया, और साथ में क्या डालना पड़ेगा? ग्लू डालना पड़ेगा, तभी तो चिपकेंगे। तो ग्लूइंग एंजाइम कौन सा होता है? ग्लूइंग एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आपने ऐड करा एंड फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज क्रिएटेड। ये देखो ये बना हुआ है, ये कौन है? वेक्टर डीएनए। इसको कैसे काटा होगा? ये वाला पार्ट इसका कैसे कट किया होगा? सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के फिर इसको भी हमने सेपरेट कर लिया होगा, सेग्रीगेट कर लिया होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ये वैसे ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट हमने तो पूरा डीएनए काटा था, हमको ये फाइनली अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट मिली, हमने इल्यूशन की प्रोसेस से निकाली थी। डीएनए लाइगेज डाल दिया, डीएनए लाइगेज डालने पर दोनों जुड़ गए और फाइनली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनके रेडी हो गया। बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हैप्पी। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होगा? सेकेंड स्टेप तक तो बात कहानी खत्म होगी, समझ आ गया। अब थर्ड स्टेप में भाई आपने एक ही बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये गुम गया, खो गया, उड़ गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे। हम इस स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे यूजिंग पीसीआर। फुल फॉर्म क्या होता है पीसीआर का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
अभी कोई भी डाउट है तो डाउट फटाफट से पूछ लो, और नहीं है वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।